हैं वो उनके अंदर there is a transfer of electrons and sometimes that transfer of electron is also accompanied by a group of atoms from one species to another. तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो भी स्पीशीज उस केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, सारी बात है केमिकल रिएक्शन ही हो गया ना, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वो केमिकल रिएक्शन ही होता है। तो उस रीलोकेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन क्योंकि ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, एक और चीज भी ऑब्जर्व की जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रिजल्ट में कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स वो भी चेंज हुई भी आपको नजर आती है। ठीक है, फिर हमने देखे थे कि किस तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेसेस जिनसे हैं वो होते हैं। एक आपके इनर स्पेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस कहलाते हैं, एक आपके आउटर स्पेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेसेस कहलाते हैं, और एक मेरे से बेटा ने सवाल किया था कि हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिनसे प्रोसेस है वो भी एक्सप्लेन करते हैं, वो भी आज आएगा। बल्कि आप सारा कुछ जो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो एक तरह से हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस ही की कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ आपको उसके बारे में पता चलता चला जाएगा। सो व्हाट इज एन इनर स्पेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस, यानी कि आपका एक ही बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल हो और विद इन दैट मॉलिक्यूल आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर हो रहा हो तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो कराएगी, यानी कि बहुत रिडॉक्स सेंटर्स जो उनसे हैं वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो और दे आर लिंक टुगेदर। ठीक है, लिंक हो, एक ही कोई मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर ही दोनों रिडॉक्स सेंटर यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो सी है तो डिफरेंट एंड्स ऑफ अ मॉलिक्यूल में अगर हो रही हो, सो वो आपकी इनर स्पेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इंट्रा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहलाएगी। ठीक, दूसरी जो है आपकी कैटेगरी वो है आपकी आउटर स्पेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि आपका डोनर और एक्सेप्टर स्पीशीज जो से हैं वो दो डिफरेंट तरह के केमिकल स्पीशीज, दो डिफरेंट तरह की केमिकल स्पीशीज हैं, और उसकी जो एग्जांपल थी वो मैंने आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन की दी थी। आज मैं आपको थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आप, ताकि आपके जहन में जरा रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो आउटर स्पेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो होती है कि जहाँ पे डोनर स्पीशी अलग है यानी कि अलग केमिकल स्पीशी है, एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन का वो एक अलग केमिकल स्पीशी है, उन दोनों के दरमियान अगर रिएक्शन हो रहा हो तो आउटर स्पेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। उसकी सबसे सिंपल जो एग्जांपल है, और ये तो खैर आप इसके साथ रिलेट भी कर सकते हैं, वो आपकी जो रिडॉक्स टाइट्रेशन हैं वो हैं जो मैंने पिछले दफा थोड़ी सी एग्जांपल आपको दी थी KMnO4 की और फेरस सल्फेट के साथ। ठीक, और जो तीसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेसेस की, जो कि आपकी हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रॉन, हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि डिफरेंट जो फेजेस कोई मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहा होगा कि वो इट विल बी मूविंग बिटवीन अ केमिकल स्पीशी एंड अ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड, यानी कि केमिकल स्पीशी इन्वॉल्व है और उसके अंदर साथ एक आपकी जो सबस्ट्रेट एक इन्वॉल्व है जो कि एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो ये जो आपकी हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस होता है, दिस एक्चुअली फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेम का जो बेसिस है वो आपका हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो प्रोसेसेस है वो बनाते हैं। जी इकरा, अब आपको यहाँ तक ये बात क्लियर हुई है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी? जी ठीक है, हम क्या देख रहे थे कि हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अभी तक जो हमें पता था वो तो हमें ये पता था कि दो स्पीशीज जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगी और रिडॉक्स रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और कहते हैं स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो गया, हो सकता है नए किस्म के हमारे पास कोई कंपाउंड्स भी आ गए, एंड दिस इज अ रिएक्शन व्हिच हैज टेकन प्लेस, और इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आज हम अब उसके बाद हमें ये पता चला कि हम एक स्टेप और आगे जा गए और हमें ये पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो सिर्फ दो स्पीशीज के दरमियान नहीं हो
सकता बेटा, मैंने फिर वो सिर्फ दो स्पीशीज के दरमियान नहीं हो सकता, वो एक किसी सॉलिड सरफेस जो है उसके साथ भी आपस में स्पीशीज जो सी हैं वो रिएक्ट कर सकती हैं। और इस तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस जो से हैं वो आपके हेटेरोजीनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस कहलाते हैं। अब ये जो दो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं उसमें से एक की तो स्लाइड ये है जो आपके सामने मौजूद है, और जो या ओवरऑल उसकी है। मैं थोड़ा सा आपको, चूंकि मैंने आपके साथ वो टाइट्रेशन का जिक्र कर दिया था पिछले वीक, तो आए मैं थोड़ा सा आपको वहां पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो जो आउटर स्पेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, यानी कि हम क्या कर रहे थे कि हम देख रहे थे कि कुछ फिजिकल एग्जांपल्स हमने जो होते हैं उनकी क्या कोई फिजिकल एविडेंस है कि नहीं है। तो आई गिव यू टू एग्जांपल्स इन दैट रिस्पेक्ट। एक मैंने आपको टाइट्रेशन, इसके अंदर कलर चेंज होता हुआ जब आपको नजर आ रहा होता है, उसकी एग्जांपल दी थी। और एक मैंने ये जो स्लाइड इस वक्त आपके पास सामने मौजूद है जिसके अंदर आपको सोल्यूशन का कलर चेंज होता हुआ भी और जो स्टील वोल मौजूद है उसका कलर चेंज होता हुआ भी आपको नजर आ रहा है वो। So let's, first refresh ourselves with that example of from titration. अब मैंने आपको क्या बताया था कि redox titration जो सी हैं वो बहुत सारी सॉल्यूशंस के साथ की जाती हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन जिसको आप लोगों ने अपनी लैब में यूज किया हुआ है वो है KMnO4 का सॉल्यूशन। KMnO4 जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या रोल होता है कि वो दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करता है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और खुद से रिड्यूस होता है, यानी कि वो खुद से रिड्यूस होता है। रिड्यूस होने का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो टेकअप करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो KMnO4 की टाइट्रेशन जब आप करते हैं, और आप लोगों ने की होंगी पिछले सेमेस्टर्स में इनऑर्गेनिक में, तो उसमें अगर आप रिकॉल करें कि आप KMnO4 को आपने ब्यूरेट में लिया था और जिस चीज के अगेंस्ट आपने उसको टाइट्रेट किया था वो आपका फेरस सल्फेट का सोल्यूशन था, FeSO4 का आपका सोल्यूशन था। और उसके अलावा मोहर सॉल्ट और ये भी सारे, उसके अंदर भी आयरन सल्फेट जो सा होता है वो मौजूद होता है, फेरिक सल्फेट मौजूद होता है। तो आपने या मोहर सॉल्ट के अगेंस्ट किया होगा या आयरन सल्फेट के अगेंस्ट किया होगा, और जो आयरन सल्फेट है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो FeSO4 है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो खुद से ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। अब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो आपको पता होगा ना, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब है आपका टेकिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन के अंदर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होती है, यानी कि ऊपर जो प्लस चार्ज होता है बढ़ता है नंबर उसका, और रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। ये पता है आप लोगों को ये वाली बात? तो अच्छा जी। अब क्या है कि जो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब क्या होगा कि जो आपका जब रिडॉक्स टाइट्रेशन हो रही होती है तो उसके अंदर आपका जो KMnO4 है इसका जो मैंगनीज का जो पार्ट है जो वो एक्चुअली इन्वॉल्व हो रहा होता है रिडक्शन के प्रोसेस में। तो KMnO4 की अगर आप उसमें जो इंडिविजुअल उसके जो एलिमेंट्स है उनकी जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो यू कम टू नो कि आपका जो पोटेशियम है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो ऑक्सीजन है वो चूंकि 4 हैं, और हर जो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से ओवरऑल जो ऑक्सीजन है वो -8 में है KMnO4 में। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट जब आप उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो मैंगनीज है इसके अंदर वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मौजूद है। और जब ये रिडक्शन के प्रोसेस से गुजरता है तो ये क्या करता है कि इट टेक्स अप 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेता है, और Mn मैंगनीज +7 से मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जाता है, यानी +7 ऑक्सीडेशन पहले उसके पास, इसका मतलब है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। और अब क्या हो रहा है कि जब वो M रिएक्शन हो जाएगा तो वो Mn+2 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स लेकर अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, सो इट हैज टेकन अप 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो प्रोसेस ऑफ रिडक्शन हैज टेकन प्लेस। सो KMnO4 का जो खुद से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन वो खुद से रिड्यूस होता है और उसके अंदर Mn+7 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाती है।
सिमिलरली ये तो हो रहा है जो ब्यूरेट के अंदर आपकी स्पीशी मौजूद है। तो दूसरा सोल्यूशन आपके पास FeSO4 का नीचे आपका टाइट्रेशन फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो मौजूद होता है, उसमें आपका जो फेरस सल्फेट है FeSO4, उसमें आयरन जो है Fe वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये ऑक्सीडाइज होकर आपका Fe+3 फेरिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो Fe+2 कन्वर्ट्स इनटू फेरिक, फेरस जो सा है वो फेरिक में हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो सा है रिमूव हो रहा है। करने वाला प्रोसेस है वो नीचे से हो रहा है। अब होता क्या है टाइट्रेशन के अंदर कि जब KMnO4 को ऊपर से ब्यूरेट से नीचे गिराया जाता है, तो क्या होता है कि जो ही KMnO4 का सोल्यूशन नीचे आकर FeSO4 को टच करता है, तो FeSO4 यानी आयरन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है KMnO4 एक्सेप्ट करता चला जाता है और मैंगनीज एक्सेप्ट करता चला जाता है। अब होता क्या है, वाई डू यू सी अ कलर चेंज, यानी कि पहले तो आपको कलर चेंज नजर नहीं आ रहा, आपका ओवरऑल कलर जो है वो आपका सोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहता है। वो उसकी वजह ये है कि Mn मैंगनीज जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में KMnO4 के साथ है, तो वो जो है डार्क मैजेंटा कलर का होता है, पर्पल से कलर का होता है। लेकिन जब मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, तो वो जो है कलरलेस होता है। तो अब क्या हो रहा है कि जब ऊपर से आपका सोल्यूशन KMnO4 का आ रहा है और वो नीचे आता है, वो टच करता है FeSO4 को, आयरन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है फौरन Mn एक्सेप्ट करता चला जाता है। और रेशो क्या है 5:1 की, यानी कि एक मैंगनीज को रिड्यूस करने के लिए 5 जो आयरन है उनको ऑक्सीडाइज जो है वो होना पड़ेगा ना। ये रेशो कुछ इस तरह की होती है। आई होप आप लोगों ने इस हफ्ते में इस चीज को थोड़ा सा देखा होगा, वरना अपना देख लीजिएगा बाद में, तो कुछ इस तरह की रेशो होती है। अब ना दिस प्रोसेस कीप्स ऑन हैपनिंग जब तक के सारे जो आपके कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो FeSO4 है, फेरस जो सा है, वो सारा का सारा यूटिलाइज नहीं हो जाता। अब जब सारा का सारा आयरन आपका यूटिलाइज हो जाता है और आपके पास सारा आयरन जो है कन्वर्ट हो गया Fe+3 में, तो अब क्या होगा कि नाउ नो मोर ऑफ फेरस सोल्यूशन इज लेफ्ट। Fe+2 फॉर्म में अब नीचे कॉनिकल फ्लास्क में मौजूद नहीं रहता। अब जब आप ऊपर से KMnO4 को डालते हैं, तो क्या होता है कि मैंगनीज जब नीचे आएगा तो कोई भी आयरन मौजूद नहीं होगा ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो इस वजह से कि अब वो क्या होगा, अब किसी भी मैंगनीज को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो अब मैंगनीज जो है वो सोल्यूशन के अंदर अपनी ओरिजिनल पर्पल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि नीचे सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है और ऊपर से एक ड्रॉप चूंकि हम लोगों ने KMnO4 का डाला था, इस वजह से हमें एंड पॉइंट जो है वो हमें पिंक मिलता है। तो ये एक तरह से फिजिकल तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी KMnO4 की जो टाइट्रेशन है, यानी कलर चेंज के थ्रू आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस जो है वो होता हुआ आप देख सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। सही है, ठीक है। ओके, तो अभी पिछले वाला लेक्चर ही चल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरा हम लोगों ने एग्जांपल देखी थी, जो कि आज की स्लाइड में मैंने थोड़ी सी वो उसकी जरा पिक्चर जो सी वो जरा और ऐड कर दी हैं, वो हम लोगों ने देखा। यानी कि ये अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो और स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो सी वो होनी बड़ी जरूरी है। ठीक है, खुद से हुआ था ना कि जो टाइट्रेशन का रिएक्शन था उसके लिए कोई हम लोगों ने कोई इलेक्ट्रिकल करंट या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की तो कोशिश हम लोगों ने की थी। हाँ, थोड़ा सा हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर जरूर डालते थे ताकि थोड़ा सा रिएक्शन जो है वो एक्सिलरेट हो जाए। वो अब आप खुद देखिएगा, जाहिर बात है वो तो इस सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा उसको एलैबोरेट नहीं करूंगी। तो दूसरा क्या था कि हम लोगों ने जो एग्जांपल हमने देखी थी वो ये थी कि हम आयरन और कॉपर जो है उसके दरमियान हमने एक रिएक्शन हम लोग देख रहे थे और हम लोगों ने देखा था एक स्टील वुल है और उसको अगर प्लेस कर दिया जाए इन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आपको वो ऊपर नजर भी आ रहा है कि देयर इज अ स्टील वुल जो कि आपको इस वक्त सिल्वर से कलर की आपको नजर आ रही है, ब्लैक सी।
और वो कॉपर सल्फेट का जो है बड़ा ब्राइट जो है ब्लू जो है वो कलर है। और जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के अंदर प्लेस कर दिया जाता है तो क्या होता है कि स्टील वुल जो सी है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, जो आपको नीचे वाली पिक्चर में आपको नजर आ रही है, क्योंकि वो कोट हो गई है विद कॉपर मेटल। और जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है जो Cu+2 की फॉर्म में था, वो उसका कलर जो सा है वो फेड हो जाता है। उसका कलर इस वजह से फेड हो जाता है कि जो आपका सोल्यूशन है अब वो कॉपर सल्फेट के साथ साथ उसके अंदर आयरन सल्फेट FeSO4 जो सा है वो भी मौजूद है। अब आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं जो भी हम लोगों ने टाइट्रेशन वाली बात की थी कि उसमें FeSO4 का जो सोल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो जाहिर बात है कि ब्लू कलर का सोल्यूशन कॉपर सल्फेट खत्म हो रहा है, आयरन सल्फेट इसके अंदर बन रहा है, तो ये जो कलर जो है इसका जो फेड ही होना चाहिए। ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द रिएक्शन, यानी कि आपकी आयनिक स्पीशी जो सी है यहाँ पर मेटालिक स्पीशी में कन्वर्ट हो रही है, Cu+2 रिडक्शन का प्रोसेस आपको नजर आ रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको क्या है कि साइमल्टेनियसली आपको ऑक्सीडेशन जो सी है वो होती हुई नजर आ रही है कि जो आपकी मेटालिक फॉर्म में जो आयरन मौजूद है वो आपकी आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो ये भी एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस की। तो हम क्या कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है हो गया है, और ये मैंने ओवरऑल जो रिएक्शन है वो यहाँ पर आपको नीचे लिख के बताया है। ठीक है। सो एक स्पीशी आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये जो Cu+2, हमें जब ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब हम नाम लेते हैं तो हमें सिर्फ सब तब साथ ये भी मेंशन करना बड़ा जरूरी होता है कि वो आयनिक फॉर्म की स्पीशी है या मेटालिक फॉर्म की है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये जो रिड्यूस वही स्पीशी होगी, यानी कि इस वक्त जिसके पास जाहिर बात है कि विच इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाली। ठीक है। तो इस वजह से आपकी एक स्पीशी जो सी है वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपका Cu+2 है। सो आपको ये बात आयनिक या मेटालिक फॉर्म में ये भी आपको साथ बतानी होता है। खाली ये नहीं कह सकते जी कॉपर जो सा है वो, जो कॉपर तो हम इसको कहेंगे और ये क्या होगा आपका कॉपर आयन कहलाएगा। सो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Cu+2, और जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपका जो मेटालिक आयरन है वो है। अब क्या हुआ कि ये क्यों स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो प्रोसेस हुआ, क्योंकि उसमें हमें ये देखना है कि हमारे जो डोनर जो एक स्पीशी थी जिसने डोनेट किए थे इलेक्ट्रॉन, देखिए ना डोनेट किए थे ना, आयरन की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, इट itself became short of 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले वो यहाँ पर Cu+2 जो आयनिक फॉर्म में था उसने उसको एक्सेप्ट करके जो मेटालिक कॉपर के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। सो एक स्पीशी आपकी डोनर थी और दूसरी स्पीशी आपकी एक्सेप्टर थी, और यही डोनर और एक्सेप्टर स्पीशी अदरवाइज उनसे वो इस नीचे वाली जो डायग्राम है इसके अंदर भी बनी थी। तो क्या अगर उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखा जाए माइक्रोस्कोपिकली, तो पता चलेगा कि हमें हमें ये देखना है कि जो डोनर के और एक्सेप्टर के ऑर्बिटल्स हैं उनकी एक दूसरे के लिहाज से जो पोजीशन या लोकेशन जो सी है वो क्या है। अगर जो डोनर के एटम जो से हैं वो हाई एनर्जी पर हैं, दे आर एट हायर एनर्जी कंपेयर टू द एक्सेप्टर ऑर्बिटल, तो क्या होगा कि ये जो ऑर्बिटल्स की लोकेशन है ये, यानी कि होमोज एंड लूमोज, आपको अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अगर आप अपने रिकॉल करें तो आपको क्या पता चलता है कि आपके होमोज होते हैं और एक आपके लूमोज होते हैं, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये याद है आपको ये वाली टर्म? ये टर्म आपने सुनी होगी ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। बिल्कुल, तो ये भी कुछ वैसी ही चीजें कि आपको होमोज भी आपको नजर आ रहे हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और आपको लूमोस जो से हैं वो भी नजर आ रहे हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो सी है वहां पे भी जब आपने सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आपने पढ़ी होगी तो आपको याद है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो सा है वो आपका होमोज से लूमोज में ही होता है। लूमोस के अंदर जो चूंकि है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स ना, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना, तो इस वजह से जब वो अनऑक्युपाइड हैं तो जाहिर बात है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो पॉसिबल नहीं है। और जो आपके ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं
और जो हायर एनर्जी पर हो वहीं से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो हो सकती है। तो ये दिस इज एक्चुअली बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मेनी रेडॉक्स रिएक्शन के आपके जब जो भी स्पीशीज ने आपस में रिएक्ट करना होता है और रेडॉक्स रिएक्शन होना होता है, तो उनके जो कॉम्बिनेशंस आप बनाते हैं जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाते हैं, और वो अभी थोड़ी देर के बाद आएगा आपका ये जो क्या कहते हैं हाफ सेल रिएक्शंस होते हैं, फिर वो उनको जिनसे है उनके अकॉर्डिंग टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल एक सीरीज सारी जो बनी हुई है, और उसके अंदर से हम किस तरह कॉम्बिनेशंस उठाते हैं और किस तरह उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना जो है करंट जो है वो हो सकता है, उतना अच्छा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन सकता है। वो सारा कुछ जो है उसकी जो बैकग्राउंड है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपस में जिन चीज़ों ने रिएक्ट करना है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होमोज और लूमोज जो उनसे उनकी प्लेसमेंट जो उनसी है वो किस तरह है। सो दिस इज एक्चुअली बेसिकली what is behind the driving force, which is what is behind these redox reaction and this electrochemical cell की जो कंस्ट्रक्शन है वो उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारा कुछ असल में वो चीज़ है जो कि यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हम ये देख रहे हैं कि जो ऑपोजिट है दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि क्या हो कि अब अगर कॉपर जो सा है, यानी कि ये जो कॉपर मेटल है ये अगर जो सा है वो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो सा है वो नहीं दे सकता Fe+2 को, क्योंकि उसके वो जो सा है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे एनर्जी लेवल के अंदर लोअर एनर्जी लेवल पे मौजूद हैं, और उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो लोअर जो कंपार्टमेंट है वहां से वो हायर ऑर्बिटल्स की तरफ उसको भेज सके। ठीक है, ये क्लियर होगी यहाँ तक बात about the spontaneity of electron transfer processes, so that I can move to the next slide. अच्छा जी, जो अगली स्लाइड है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा आपको जो यूनिट 4 जो कि हमारा पिछले वाले यूनिट के साथ ही जिसकी कनेक्टिविटी थी उसके साथ ही मैंने इसको लिंक किया हुआ है, ताकि आपको साथ साथ वो भी पता चले कि जो जो कंटेंट जो से हम जब जो कवर करेंगे, ताकि जो आपके पास बुक्स हैं या मटेरियल है या जहाँ से भी आप इसके अलावा एडिशनल जो से वो हेल्प ले रहे हैं, तो आपके पास साथ साथ सारे टॉपिक्स जिनको हमने मोरलेस कवर करना है, कईयों को डिटेल में करना है, कईयों को हम लोगों ने ज़रा थोड़ा सा इतना एलैबोरेट उनको नहीं करना, उनको हम करें। तो आज के जो टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं सारे तो खैर शायद हम ना कर सकें, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो कि हम आप लोग बेसिकली पहले कर चुके हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि स्टिल कंटिन्यूइंग अभी चल रहा है, हाफ सेल रिएक्शंस और इलेक्ट्रोड्स वो भी देखेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इनकी कुछ एप्लीकेशंस, थर्मोडायनामिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है असल में, मेन जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंटेंस आपका टॉपिक्स हैं, वो हम थर्मोडायनामिक्स और रिडॉक्स रिएक्शन की वो हम देखेंगे। फिर वहाँ से हम एक नर्स इक्वेशन है उसको हम बनाएंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है। जिस तरह आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी इस वक्त तो आपको उसका हिस्सा नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी थर्मोडायनामिक्स आप लोगों ने उसमें भी आप पढ़ते हैं। आ जाए जी। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं ये आपके साथ ये वाली स्लाइड की बातें जो सी मैं आपके साथ शेयर करूं, कुछ मैं आपको, क्योंकि हम लोगों ने अभी हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की थी और हमने कहा था कि आपकी जो स्पीशीज हैं वो आपकी जो रिएक्शन हो रहा होता है वो आपकी सॉलिड सरफेस होती है उसके दरमियान हो रहा होता है, और आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर जो स्पीशीज हैं उनके दरमियान हो रहा होता है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि और सारी बातें चूँकि कंडक्शन हो रही है, तो कंडक्शन का यही मतलब है कि कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म के अंदर। तो हम थोड़े से टाइप्स ऑफ कंडक्टर जो से हैं बिफोर आई स्टार्ट विद दिस स्लाइड, ज़रा उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर जो से होते हैं, इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स जो से हैं दे आर एक्चुअली नोन एज कंडक्टर्स। अब वो क्या है, कंडक्टर्स के डिफरेंट नाम हैं। आपको ये पता है कि आपके एक तो प्योर कंडक्टर्स होते हैं, फिर आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं, और कुछ आपके मटेरियल्स हैं जिनको आप इंसुलेटर्स कहते हैं, उनके लिए एक और नाम भी डाइलेक्ट्रिक जो है वो भी उनके लिए नाम है। सो कंडक्टर जो से हैं ये वो स्पीशीज हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो से हैं वो मौजूद होते हैं।
and or there is a migration of these free charges whenever an electrical current or electrical field is applied. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि they are able to conduct electricity. हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट जो से हैं वो कंडक्टर्स भी होते हैं। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं कई दफ़ा थोड़े सेमीकंडक्टर जो से हैं वो भी आपके जो से इस्तेमाल होते हैं, और जाहिर बात इंसुलेटर जो से हैं वो तो इस्तेमाल इस पर्पस के लिए नहीं हो सकते। अब कंडक्टर जो से होते हैं क्योंकि उनके अंदर से देयर इज अ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो कंडक्शन कर सकते हैं, तो वो भी दो तरह के होते हैं। एक आपके कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहलाते हैं, और एक आपके जो कंडक्टर्स हैं वो आयनिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं कि जिनके अंदर ये दोनों तरह की कंडक्शन हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है और आयनिक भी हो सकती है, यानी कि आयंस भी मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं। सो कंडक्ट सबसे पहले हमें पता चला कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, तीन कैटेगरीज आ गई हैं। फिर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर फ्री माइग्रेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रिक चार्जेस जो सी है वो पॉसिबल है। फिर हमने देखा जो कंडक्टर्स हैं ये दो तरह के हैं, एक आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं और एक आपके आयनिक कंडक्टर्स हैं। और कुछ ऐसे कंडक्टर्स भी होते हैं जिसके अंदर ये दोनों प्रोसेसेस जो से हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन का भी और आयंस की कंडक्शन का भी, दोनों जो से वो हो सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की। यानी कि सबसे पहले, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स का मतलब है कि उनके अंदर जो कंडक्शन होगी वो जो स्पीशीज इन्वॉल्व हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आयनिक कंडक्टर्स वो स्पीशीज, वो कंडक्टर्स हैं जिसके अंदर जो स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कैरिंग आउट चार्जेस वो आयंस हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के अंदर एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है या माइग्रेशन है वो होगी। और जो आयनिक कंडक्टर्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर सकते, उनके अंदर आयंस मूव करेंगे, यानी कि हर एक जो सा है वो अपने अपने तरीके के साथ कंडक्शन जो वो करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कंडक्टर्स की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि जितने मेटल्स हैं दे आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। क्यों? आपको अगर वो कंडक्शन थ्योरी पता हो मेटल्स की, तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो जो मेटालिक बॉन्डिंग के हवाले से आता है। तो बिकॉज दे पोजेस एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, और ये खुद से अपने इलेक्ट्रॉन जो उनसे रिलीज भी कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं। तो इस वजह से सारे के सारे जो मेटल्स हैं ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। उसके अलावा जरूरी नहीं कि मेटल्स ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स ही हों, कुछ और सब्सटेंसेस भी ऐसे होते हैं जो कि मेटल्स तो नहीं हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ज़हन में आपके आता है कोई ऐसा मटेरियल जो कि मेटल नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो सा है इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद हैं? कैन यू थिंक ऑफ सम अदर सब्सटेंस? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, यही मैं सोच रही थी और मैं यही चाह रही थी कि आपने बिल्कुल ठीक है। ग्रेफाइट, बिल्कुल आपको पता है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेयर्स हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और वो सो ग्रेफाइट भी है। कुछ और भी इलेक्ट्रो कार्बन के जो रिजवान ने कहा है, बिल्कुल कार्बन ब्लैक वाला भी है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद कुछ ऑक्साइड यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से कुछ ऑक्साइड्स भी ऐसे होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं। फिर कुछ और कार्बाइड्स, टंगस्टन कार्बाइड फॉर एग्जांपल, ये भी कुछ है। फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जरा आप सर्च कीजिएगा वो भी, तो वो भी यानी कुछ पॉलीमर्स वाला भी ऐसे होते हैं जिनके पास जिनके जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर आ जाएं हमारे आयनिक कंडक्टर्स। जो आयनिक कंडक्टर्स हैं वो आपके उनका जो नाम है, उनको कोर नाम भी दिया गया है, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये याद रखें कि आयनिक कंडक्टर्स का मतलब है कि ये सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होंगे, या तो ये डिसॉल्व हुए हुए होंगे या ये मोल्टन फॉर्म में होंगे, यानी कि या वाटर के अंदर डिसॉल्व हुए होंगे या किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुए होंगे, या फिर ये मोल्टन फॉर्म में होंगे ये, लेकिन ये सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकते। यानी कि सोडियम क्लोराइड जो सा है वो तब आपका आयनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा जब वो या तो डिसॉल्व हुआ होगा वाटर के अंदर, या फिर वो अपनी
मोल्टन स्टेट में होगा, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अलग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करना है तो उसको सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया होगा, और अगर उसको इलेक्ट्रोलिसिस में जिस तरह यूज करते हैं तो फिर उसको मेल्ट किया जाता है ताकि उसके जो आयंस हैं वो सेपरेट हो जाए। तो ये याद रखें कि आयनिक कंडक्टर जो हैं वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसके बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ एसिड बेस एक्व सोल्यूशन, जो एसिड्स और बेसिस के सॉल्ट्स के तरह फॉर एग्जांपल दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपके आयनिक कंडक्टर्स के अंदर आते हैं। सो कंडक्टिविटी जो है ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंडक्टर्स के लिए, और ये इनकी बहुत सारी और जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल और केमिकल, सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, ये सारे फैक्टर जो से हैं एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या फिर आयनिक कंडक्टिविटी जो से है उसके जो जुमरा है उसके अंदर आ जाते हैं। आई होप ये थोड़ी सी जो आपको मैंने बातें कंडक्टर्स के हवाले से बताई हैं पता ही होंगी आपको पहले भी, लेकिन थोड़ा सा आपको रिफ्रेश हो गए होंगे कि ये क्या है। फिर उसके बाद कुछ और भी चीज़ें होती हैं कि जो आयंस हैं, जब ये आयनिक कंडक्टर्स हैं, इनके अंदर जो मूवमेंट है वो किस तरह होनी चाहिए। कोई आयन जो सा है वो स्मॉल साइज है, कोई आयन जो सा है वो लार्ज साइज है, किसी के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, किसी के ऊपर चार्ज कम है। तो बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं कि how an ion is going to move within that electrolyte towards an electrode की तरफ मूव करने के लिए। तो वो डिफरेंट मोड्स जो है, तो आयनिक मोबिलिटी जो सा है वो भी। और अच्छा एक और चीज भी है कि जब आयन आयन जो से हैं वो रेंडमली वैसे तो सोल्यूशन के अंदर मूव कर ही रहे होते हैं, लेकिन उनको जब एक उनका जो रिस्पॉन्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो असल में इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम उसको जब ये कनेक्ट करते हैं और ये हम पूरा अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो सा है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फिर उनकी जो माइग्रेशन या मूवमेंट है वो फिर एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसकी वो जो उस वक्त ट्रांसपोर्ट हो रहा है चार्ज वो किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, क्योंकि मेजरमेंट्स करना वो हमारे लिए तब जो सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वरना तो आयन जो से हैं वो तो सोल्यूशन के अंदर मूव कर ही रहे हो, ठीक है। बेटे मुझे तो कोई नॉइज नहीं आ रही। बाकी सबको भी नॉइज आ रही है। अभी भी आ रही है। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट मैं देखती हूँ। लेट मी चेक। बेटा अब आ रही है नॉइज? अभी भी आ रही है आवाज? मैं देखती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मेरी बेटी है, शी इज गिविंग एन एग्जाम इन द नेक्स्ट रूम, प्रोबेबली हो सकता है उसकी, लेकिन मुझे उसकी आवाज तो नहीं आ रही। मैं तो या दूसरा कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। शी इज हैविंग एन एग्जाम, वही आजकल आपको पता है ऑनलाइन चल रहा है। कैन यू गिव मी अ मिनट, आई विल शिफ्ट टू अनदर रूम। ठीक है, ओके ठीक है। And her exam is going on. Okay, let me shift to the other room.
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, असल में वो आपको पता है आजकल सारी बात है, वी ऑल अंडरस्टैंड ईच अदर, ये ऑनलाइन सिस्टम है, तो two of my daughters, they are giving their final exams these days, so although we were in different rooms, but आपको पता है कि वो फिर इस वजह से थोड़ी बहुत वो हो रही होगी डिस्टर्बेंस, कोई बात नहीं। सही, अच्छा अजय जी, ये जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस वाली जो हमारी, नो इशू मैम, इंशाल्लाह आप लोगों को भी है, आप लोगों को भी, बस पता नहीं एग्जाम किस तरह के हैं, वेरी स्ट्रेंज। बट ये वाली जो स्लाइड है, इसको मैं आपके साथ जरा शेयर करती हूँ, लेकिन बिफोर आई शेयर दिस स्लाइड, मैं कुछ और चीजें भी आपके साथ जरा कुछ बैकग्राउंड जो सी है वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो कुछ बातें ये हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अगर बिफोर आई कम टू व्हाट इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस आर ना, इलेक्ट्रोड प्रोसेस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोड कोई रिएक्शन हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही होती है, सो व्हाट इज हैपनिंग कि आपके एक जो इंटरफेस है, जिसका मैंने पिछली दफा आपको बताया था कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरफेस क्या होता है? वो रीजन या वो एरिया जो जहां पर आपके दो फेजेस मीट कर रहे होते हैं। सो हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अंदर आपका एक फेज आपका सोल्यूशन का होता है और दूसरा फेज जो सा है वो आपका इलेक्ट्रोड का होता है। जो अभी हम लोगों ने अभी पीछे भी अभी बात देखी कि एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है और साथ दूसरा जो सा है आपका वो आयनिक कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक कंडक्टर जो से हैं, दोनों का जो इंटरफेस बन रहा होता है, उस इंटरफेस के ऊपर ही सारे आपके इलेक्ट्रोड रिएक्शंस या इलेक्ट्रोड प्रोसेस जो से हैं वो हो रहे होते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। इंटरफेस मैम बता दें फिर से। हाँ इकरा, इंटरफेस का मतलब है कि देखिए जहां पर दो डिफरेंट तरह के फेजेस मीट कर रहे होंगे। फेज है ना, एक आपका सॉलिड है और एक आपका सोल्यूशन है, यानी कि इलेक्ट्रोड्स को जब आप जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप लोगों ने किए हुए हैं, उसके अंदर क्या होता है, हम यही कहते हैं ना कि जी एक हमने इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया सोल्यूशन के अंदर, तो एक आपका सॉलिड है ना, मेटल है, और दूसरा आपका सोल्यूशन है। तो एक जो मेटल है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कराएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू कंडक्शन होती है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और दूसरा आपका सोल्यूशन है आयनिक सोल्यूशन, ठीक है। हाँ, जहां पर वो दोनों मीट कर रहे होंगे, जाहिर बात है मेटल और सोल्यूशन, अब ये तो ओवरऑल तो हमें लग रहा है ना कि बस डिप हुआ है, लेकिन बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर, बिल्कुल ही करीब जाकर, यानी कि वो इतना इतना मिली माइक्रोन लेवल पर जाकर, एटॉमिक स्केल पर जाकर जब आप देखेंगे कि वो एक बिल्कुल एक फाइन सा एरिया होगा जहां पर पूरा ओवरऑल रिएक्शन हो रहा होगा। यानी कि जो बल्क होता है ना आपका सोल्यूशन का, एक होता है बल्क, वहां पर आपका रिएक्शन नहीं हो रहा होता, दैट इज टू फार अवे। जो सारा प्रोसेस होना होता है कि एवरीथिंग हैज टू कम फ्रॉम द बल्क टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, और वहां पर जो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है इंटरफेस का बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सॉलिड सरफेस, वहां पर जाकर आपका रिएक्शन हो रहा होता है। और इसी तरह जो आपका रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, देन दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स टुवर्ड्स द बल्क, ताकि आपकी जो इलेक्ट्रोड यानी इंटरफेस के इर्द गिर्द की जो जगह है वो खाली हो जाए, ताकि दोबारा रिएक्टेंट आ जाए। तो जब पूरा जो प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो रहा होता है वो इसी तरीके से हो रहा होता है कि बल्क की तरफ से आपके रिएक्टेंट्स आते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। सारी बात है क्योंकि सारा प्रोसेस वहीं पर ही हो रहा है ना, सारी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड एवरीथिंग इज देयर, तो वो सारी डिफ्यूजन कंट्रोल होने की वजह से, यानी कि एवरीथिंग इज डिफ्यूजन कंट्रोल। डिफ्यूजन का ये मतलब होता है ना, एक रीजन जो कि हाई कंसेंट्रेशन का है और एक रीजन जो लो कंसेंट्रेशन का है। सो हायर कंसेंट्रेशन की तरफ से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आने कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है। तो रिएक्टेंट जो उनसे हैं वो सारे के सारे आएंगे इलेक्ट्रोड की तरफ। इलेक्ट्रोड और आयनिक सॉल्यूशन का जो इंटरफेस होगा वहां पर रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन के होने के बाद वहां पे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही बनेंगे ना रिएक्टेंट्स के एंड में, एक तो आपका क्या कहते हैं कंडक्शन होगी या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जो कि हम देखेंगे वो किस तरह, और दूसरा क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स में से जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो अब क्या होगा, वो यहाँ इलेक्ट्रोड के सरफेस के पास से मूव करके वो बल्क की तरफ जाएंगे। तो ये पूरा एक जो साइक्लिक प्रोसेस है, इट कीप्स ऑन हैपनिंग लाइक दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ये ऊपर ये बात लिखी भी हुई है कि चार्ज पार्टिकल्स एंड आइंस दे क्रॉस द इंटरफेस बिटवीन टू फेजेस, यानी फेजेस क्या, एक मेटालिक फेज इलेक्ट्रोड का
और दूसरा जो है आपका कंडक्टिव सोल्यूशन का, जो कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है यहाँ पर, जिनके अंदर आपका जो चार्जेस भी ट्रांसफर हुए हैं और कोई केमिकल चेंज भी हुआ है, जो मैंने भी आपको सारा बताया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो सा है ये आपका इलेक्ट्रोड प्रोसेस जो सा है वो कहलाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रोड प्रोसेस एट द सर्फेस ऑफ द इलेक्ट्रोड प्रोड्यूसेस अ स्लाइट इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन। अब क्या होगा, ये जब आपका इलेक्ट्रोड प्रोसेस कोई किसी किस्म का भी हो रहा होगा। अच्छा, मैं एक और पहले आपको बात बता दूं इस वाले सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले, क्योंकि आज मैंने आपसे कहा था कि स्लाइड्स का नंबर कम होगा, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगी। 1 मिनट के लिए जरा आप मेरे साथ, मैं भी और आप भी, हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि हमारे पास एक पीस ऑफ मेटल है। चलें जिंक मेटल ले लेते हैं, क्योंकि हम जिंक और कॉपर के ही बार बार हम फेमिलियर हैं इनके रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के। उसको हम क्या करते हैं कि एक बीकर है जो कि प्योर वाटर का है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम डालते हैं। सो लेट्स प्लेस अ पीस ऑफ जिंक मेटल इनसाइड प्योर वाटर जो कि बीकर में मौजूद है। तो क्या होगा, एक स्पॉन्टेनियस एक प्रोसेस होगा कि जिंक मेटल जो सा है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स वो अपने लूज कर सकता है, वो अपने वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और आपके पास जिंक आइंस यानी Zn+2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो उसमें से रिलीज होंगे। अच्छा, आप अभी एक चीज को जरा गौर से सुनिएगा, जरा उस पर ज्यादा फोकस उस बात पे भी ना करें 2 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसका क्या मतलब था। सो जिंक जो सा था Zn, जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी मेटल की फॉर्म में था, उसको एक बीकर ऑफ वाटर के अंदर डाला। तो क्या हुआ कि उसने स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी होती है टू गेट ऑक्सीडाइज, क्योंकि मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड दे देमसेल्व्स गेट ऑक्सीडाइज, तो क्या होगा कि जिंक जो है Zn+2 की फॉर्म में आ जाएगा और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन, वो खुद Zn+2 जो है वो सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा और वो अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया नहीं है अभी, तो वो अपने पास पीछे उनको मेटल्स के अंदर छोड़ देगा। ये प्रोसेस थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर होता चला जाए कि जिंक जो सा है वो Zn+2 बन जाए और वो खुद से सोल्यूशन के अंदर चला जाए और वो जो मेटल था उसके अंदर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे, तो एक आपको जो सा है पोलैरिटी सी डेवलप हो जाएगी। वो क्या होगा कि जो आपका मेटल था जिंक, जो अंदर रॉड आपने डाला था, उसके अंदर थोड़ी देर के लिए एक्सेस नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि जारी बात है इलेक्ट्रॉन्स के पास और कोई जगह नहीं थी। इलेक्ट्रॉन्स दे हैव टू स्टे इनसाइड सॉलिड सरफेस, के अंदर ही उनको रहना है ना। वो तो इलेक्ट्रॉन्स तो सोल्यूशन के अंदर नहीं आ सकते, जिस तरह आयंस जो हैं वो मेटल के अंदर नहीं जा सकते, इसी तरह आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सोल्यूशन के अंदर नहीं जा सकते। इसलिए जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका मेन मकसद जो आप बाहर से वायरिंग बनाते हैं वो इसी वजह से बनाते हैं कि आउटर सर्किट जो है कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है, मूव करना है फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सोल्यूशन के अंदर नहीं आ सकता। ये बात पता है आपको, क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी, ठीक है। ओके, तो क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा कि बिल्कुल कि जो आपका जो मेटेरियल का जो आपने रॉड था उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सेस नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा और थोड़ा सा ये होगा और इसका और जो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा एक्सेस है, क्योंकि पहले वो प्योर वाटर था, थोड़ा सा एक्सेस पॉजिटिव चार्ज जो सा है वो वाटर के अंदर जो लिक्विड फेज है उसके अंदर आपका बिल्ड हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये ज्यादा देर तक ये वाला प्रोसेस नहीं चल सकेगा, क्योंकि ना ही मेटल के लिए ये है गवारा या उसके लिए कि वो नेगेटिव चार्ज बिल्ड होना शुरू हो जाए, और इस ज्यादा एक्सेस नेगेटिव चार्ज का बिल्ड होना इनसाइड द मेटल and presence of more positive charge in form of zinc+2 inside the aqueous, जो आपका जो फेज है, जो वाटर है, उन दोनों के अंदर जो पोलैरिटी डेवलप होगी उसकी वजह से ये होगा कि अब ज्यादा जो जिंक है Zn+2 की फॉर्म, यानी कि जो रिएक्शन हम दिखा रहे थे जिंक का Zn+2 में कन्वर्ट होने का, ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता एंड दिस प्रोसेस विल कम टू स्टॉप या रुक जाएगा। और क्या होगा कि थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा कंसंट्रेशन, बहुत थोड़ी थोड़ी होगी, इट विल बी वेरी वेरी लो, Zn+2 की जो सी है वो सोल्यूशन के अंदर मौजूद होगी, लेकिन वो इतनी कम मौजूद होगी कि उसके बावजूद अगर फिर भी अगर हम वाटर की
को कंसिडर करना चाहें कि उसके अंदर कितनी कंसेंट्रेशन जिंक +2 की गई है, तो इट विल बी सो लेस, यानी कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 या 10⁻⁻12 मोलर, यानी कि बहुत ही कम उसके अंदर 0.0000 यानी कि 10 टाइम्स 0 करके 1 अगर मोलर अगर है, तो ये तो इतनी है कि हार्डली डिटेक्टेबल है, तो हम फिर भी वाटर को प्योर ही कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कि ये जो सा अपनी दोबारा न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर ले, कि तो क्या होगा कि दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने का कर दिया जाए इस मेटल में से, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने का दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ अपने सिस्टम को लगा दें जहां से ये इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो निकल जाए, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप जो से आपका बन जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसके अंदर डाल दें जो कि एक्सेप्ट कर ले इलेक्ट्रॉन्स को और उसको कांटेक्ट में लें विद इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जांपल कोई एसिड वाला उसके अंदर डाल दें जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो ये कर लें। तो इस तरीके के साथ ये जो इम्बैलेंस जो सा है ये क्रिएट हुआ है, ये रिमूव हो सकता है। अब ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इस although it is really very small, ये क्या करता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ वेरी माइन्यूट लेवल वो क्रिएट कर देता है विद इन द सिस्टम। इतना माइन्यूट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है जो कि हार्डली डिटेक्ट जो है वो भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारे सोल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी रहे, यानी कि न्यूट्रल रहे, तो फिर हम क्या करते हैं कि अपना पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है वो सेटअप कर देते हैं। नाउ जस्ट लुक एट द स्लाइड वंस अगेन, सी दिस पॉइंट 2। मैंने क्या कहा कि अभी इसकी वजह से एक आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एक हो गया ना कि एक तरफ आपके एक साइड के पे नेगेटिव चार्जेस आ गए, एक साइड पे आपके पॉजिटिव चार्जेस आ गए, तो देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस प्रेजेंट। सो इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस या रिएक्शन जो सरफेस पे जब हो रहे होते हैं ऑफ द इलेक्ट्रोड, उनकी वजह से क्या, यानी अभी आपने देखा ना कि ये प्रोसेस ही हुआ था, एक आपका जिंक का वो था मेटल था और एक आपका एक्वस सोल्यूशन था जिसने अभी कुछ भी नहीं हुआ, बस एक स्पॉन्टेनियसली उसने रिलीज कर दिए अपने इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल के अंदर रहे और आयन सॉल्यूशन के अंदर चले गए। तो एक इस रिएक्शन के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हुआ कि आपका एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। सो एक इंटरफेशियल जो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। अब ये इंटरफेशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ वो क्या करता है कि वो आपका जो रिएक्शन होना है उसके रेट को भी इफेक्ट करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि बाहर सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे तो फिर और जिंक जो है वो डिसोसिएट जो है वो नहीं होगा। और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन जो है उसको भी कंट्रोल करेगा कि क्या रिएक्शन को लेफ्ट से राइट यानी कि फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए या वाइस वर्सा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो सी हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है बाय दिस इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस उसको डिफाइन करेगा। दूसरी चीज क्या होगी कि जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस या रिएक्शन जिसका भी मैंने जिक्र किया जो बिल्कुल एक बेसिक सा है, ये हमें उस पूरे रिएक्शन की थर्मोडायनामिक्स और उसकी काइनेटिक्स को भी समझने में हमें हेल्प करेगा। और एक और चीज भी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है बाय दीज इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस की वजह से, वो हमें इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन को एक्सटर्नली कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। एक्सटर्नली का मतलब है कि हम इसमें से क्या क्या आउटपुट हम क्या ले सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल करंट कोई जनरेट हो सकता है, क्या कोई केमिकल नई स्पीशीज जो सी हैं वो बन सकती हैं। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि हमने क्या देखा कि जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था उसकी वजह से द पोटेंशियल डिफरेंस विच डेवलप्ड वाज लिमिटेड टू अ वेरी फ्यू वोल्ट्स। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि ये आपका जो वो है, बेटा आपको स्क्रीन नजर आ रही है? बेटा आपको स्क्रीन बड़ी नजर आ रही है? कोई मुझे माइक में बता दे। यस मैम, क्लियर है बिल्कुल। नहीं मतलब आपको पूरी फुल स्क्रीन नजर आ रही है? दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क। यस मैम, फुल आ रही है। पहले से बेहतर है? यस। ओके ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर इस तरह बेहतर है तो फिर मैं इसी तरीके से इसको रखूँ। सो अब हमने क्या देखा कि दिस इंटरफेशियल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स, कंट्रोल ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, काइनेटिक्स, हर चीज। फिर हम उसको एक्सटर्नली कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर एक और चीज जो हमें पता चल रही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ इसकी बेसिस के ऊपर
हम लोगों ने ये हमें पता चला कि था बहुत ही कम क्वांटिटी का, यानी कि इट वाज जस्ट लिमिटेड टू फ्यू वोल्ट्स। लेकिन एक चीज को जरा थोड़ा सा याद करें, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपके साथ शेयर की थी, कि जब हम कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो देयर इज अ बल्क ऑफ द सॉल्यूशन जो कि काफी दूर है फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, और सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो आपका कन्फाइंड है एट द इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन इंटरफेस। जो आपका इंटरफेस है वो ही सारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये देखें ऊपर सेकंड पॉइंट के ऊपर जो टर्म लिखी हुई है इंटरफेशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ये नहीं लिखा हुआ खाली पोटेंशियल डिफरेंस या कोई बल्क पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो जो बिल्कुल एटॉमिक लेवल का जो स्केल है, यानी बिल्कुल एक माइन्यूट सी जो जगह है, बड़ी थिन सी, बड़ी फाइन सी बिटवीन द इंटरफेस, वहां पर ये सारा जो सा है प्रोसेस हो रहा है। तो ये हमें ये देखना है, ये जो पॉइंट सेकंड लास्ट पॉइंट है, द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच हैज डेवलप्ड, व्हिच इज ऑल्दो वेरी स्मॉल, बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि वो जिस डिस्टेंस पे हुआ है वो जो सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको नीचे ग्राफ भी नजर आ रहा है जिसमें आपको पोटेंशियल और द डिस्टेंस जो है उसके दरमियान, सो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स टुवर्ड्स द बल्क, ये देखें आपका ये क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, एक्स एक्सिस को अगर आप देखें, ये जो कर्सर मूव कर रहा है राइट हैंड साइड पे, जितना हम जाते चले जाएंगे तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड बढ़ता चला जा रहा है। सो आप दूर होते चले जा रहे हैं अपनी उस इंटरफेस से, आप दूर होते चले जा रहे हैं अपनी इस इलेक्ट्रोड से, तो जितना दूर होते चले जा रहे हैं उतना ही वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो कम होता चला जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है। और जितना आपका डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, यानी कि आप इंटरफेस के करीब आ रहे हैं या इलेक्ट्रोड सरफेस के करीब आ रहे हैं, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा होता चला जा रहा है। नजर आ रहा है आपको ये वाला ग्राफ? बेटा मुझे माइक में बता दें, क्योंकि मुझे अब आपके टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। यस मैम, नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यही जो दो आपके पॉइंट्स थे, इन्हीं का ही मैंने ग्राफिकली बताया हुआ है कि पोटेंशियल और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड जो है वो किस तरह आपका चेंज हो रहा है। सो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, this distance corresponds to thin layer of water molecules and ions that attach themselves to the electrode, और ये जो एरिया है ये बहुत ही फ्यू एटॉमिक डायमीटर्स का है, और इसकी वजह से क्या होगा कि एक बहुत ही लार्ज पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, जितना डिस्टेंस कम उतना पोटेंशियल डिफरेंस जो है या पोटेंशियल ग्रेडियंट जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आपका प्रोड्यूस हुआ। अच्छा जी, लेट मी मूव टू द न्यू स्लाइड। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है ये वाली बात? ओके, अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये स्लाइड मैंने चेंज की है, आपको नजर आ रही है? यस मैम, आ रही है जी। अच्छा, ये जो स्लाइड है ना, वैसे तो ये बिल्कुल आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो से हैं उसको आप बहुत दफा आप पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दोबारा रिवाइव, और कई चीजें मेरे ख्याल में आज आपने ये जो डिस्टेंस के लिहाज से जो मैंने इंटरफेशियल पोटेंशियल डिफरेंस आपको मैंने बताया, ये जो सारी मैंने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बात की, ये सारी चीजें जो सी हैं आपको जरा जरा नई तरह की आई एम श्योर आपको लग रही होगी। तो इसी तरह आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी जितना हम इंशाल्लाह करेंगे, उसको अंदर भी यही सारे कॉन्सेप्ट जो कि अभी मैंने अभी आपके साथ शेयर किए थे, बेसिक कंडक्शन, हेटेरोजेनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यू नो दे वर न्यू वर्ड्स प्रोबेबली फॉर यू, सम ऑफ यू, और कईयों के लिए नए होंगे, क्योंकि जाहिर बात है केमिस्ट्री के लेवल की है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर एक हमें वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का पता है, अब हमें पता चल रहा है कि हमें बिल्कुल माइक्रो स्केल पर आकर किस तरह रिएक्शंस को मॉनिटर करना होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेसेस को करना होता है, वो भी हम देख रहे हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये जो यहाँ पर डिजाइन करके आपके लिए कॉपर जिंक का जो एक बड़ा स्टैंडर्ड किस्म का है, वही मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसको भी जरा थोरेटिकली हम इसमें से आज देखेंगे कि हमें और क्या क्या चीजें हमें पता चल रही हैं। हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो सी है वो होती इस वजह से है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक रिएक्शन होता है जो कि विच अकर्स नियर द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड,
सो क्या है, देर इज नो वे दैट इलेक्ट्रॉन पासिंग बिटवीन सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी चैनल्ड। यानी कि देखें ये जो सारा प्रोसेस हुआ है ना, जो भी आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, वो मेटल के अंदर रह गया, और जो जिंक था वो उसने जिंक+2 बना दिया, ये सारा कुछ प्रोसेस हुआ, इसको अगर आपने देखना हो कि यहाँ पर रिएक्शन का रेट कितना था, ये भी हमने पिछली स्लाइड में देखा था ना कि ये जो सारा इलेक्ट्रोड प्रोसेस या इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो होता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस जिसको आप कहते हैं, ये सारा इंटरफेस पे हो रहा होता है। और इसकी वजह से हम थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ सकते हैं, इसकी वजह से हम रिएक्शन का रेट भी देख सकते हैं, काइनेटिक्स और हर चीज मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन हम इसको मॉनिटर कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मैं आप बताना चाह रही हूँ कि चूंकि ये वाला एरिया बड़ा स्मॉल है, बिल्कुल एटॉमिक स्केल का है, तो यहाँ पर अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को चैनलाइज करना हो, इस इलेक्ट्रोड प्रोसेस को चैनलाइज करना हो, हमने देखना हो कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज क्रिएट हुई, या हम लोगों ने देखना हो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, तो क्या हम ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का प्रोसेस हो रहा है इसको देख के करें, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप वहां पर कोई जितना भी सोफिस्टिकेटेड कोई आप सिस्टम वहां पे लगा लें, you will not be able to monitor either the rate और मेजर द वोल्टेज जो यहाँ पर क्रिएट हुई ऑफ दैट रिएक्शन। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करने के लिए क्या होता है कि फिर आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आप उस तरह के जो कि आपने एक सिस्टम था ना, अभी आपने जिंक को वाटर के अंदर आपने देखा था, तो फिर आप क्या करते हैं कि उस तरह के आप दो सिस्टम्स लगा देते हैं, यानी कि दो उस तरह के आप मेटल और सोल्यूशन इंटरफेसेस जो सी हैं वो आपस में क्रिएट कर देते हैं। ये भी एक मेटल और सोल्यूशन इंटरफेस है, और ये वाली कॉपर वाली भी एक मेटल और सोल्यूशन इंटरफेस है, ठीक है। तो आप दो तरह की, आप माइक बंद कर दें बेटा, मैंने स्लाइड छोटी कर दी, अब मुझे आप लोगों के टेक्स्ट नजर आ रहे हैं, आप लोग बेशक अब यू कैन टर्न ऑफ योर माइक्स बेटा, आप बेशक माइक्स बंद कर दें। मैंने इसलिए स्लाइड छोटी कर दी है ताकि मैं आपकी बातें भी देख लूं और वो भी कर दूं के दरमियान भी हाँ जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल वो भी है, वो तो ओवरऑल है ना, वो ओवरऑल है जी, बिल्कुल आएगा जी, वो ओवरऑल है जिसको फिर हम चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल है, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें फिर उस इलेक्ट्रॉन की का से जो चीज हमने उस रिएक्शन से हासिल करनी है, यानी वोल्टेज भी हम मालूम करना चाह रहे हैं, हम रिएक्शन का रेट भी मालूम करना चाह रहे हैं, हम यानी कि थर्मोडायनामिक्स भी उसके अलावा पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो फिर एक ही सिस्टम के अंदर रहते हुए हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। सो हम इस वजह से फिर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके अंदर दो इस तरह के सिमिलर कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपका एक मेटल होता है और साथ सोल्यूशन होता है, एंड देन देयर इज अनदर कंपार्टमेंट जिसके अंदर भी आपका एक मेटल होता है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो सा है वो सोल्यूशन होता है। इस तरह की दो इंटरफेसेस हम जब बना लेते हैं, तो इन दो इंटरफेसेस के थ्रू हमारे लिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये जो पाकीज़ा आपने बात की थी, बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक तो यहाँ पे इंटरफेशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, फिर इन दोनों सरफेसेस के इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज कहते हैं इवेंचुअली, शाबाश शाबाश, वो जो सा है उसको फिर हम लोग इवेंचुअली जो सा है मेजर करते हैं, क्योंकि वो फिर हमें बताता है कि ओवरऑल के दरमियान जो सा डिफरेंस क्या है। सो अब क्या है, so now we by constructing these two compartments we are able to find out the potential difference between two such metal solution interfaces। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये दो मेटल सोल्यूशन इंटरफेसेस जो हैं वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो अरेंजमेंट आपका होता है जिसके अंदर दो मेटल और सोल्यूशन इंटरफेसेस होती हैं, इट इज नोन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। यहाँ तक ये बात आपको जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन की जरा और साइंटिफिक वे के थ्रू समझ में आई है कि नहीं आई? अच्छा ठीक है, शाबाश, ठीक है ठीक है। अब क्या है कि हमें, ओके लेट मी मूव फॉरवर्ड, 5 मिनट हमारे पास है ना बिफोर द ब्रेक, ताकि थोड़ा सा हम और पढ़ लें। अब हमारे पास क्या हो गया कि एक सर्किट बन गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो सा है वो हमारे पास एक सर्किट बन गया जिसके अंदर हमारे पास आयनिक कंडक्टर भी आ गया और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो से वो भी आ गया, ठीक है ना। आयनिक कंडक्टर ये जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट,
और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं, ये जो मेटल रॉड एक कॉपर की या जिंक की जो यहाँ पर है वो हमने की। सो एज अ रूल हम क्या देखते हैं कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर मेड they do not consist of single conductors but several conductors which are connected। यानी कि अब हमें ये पता चलना शुरू हो गया है, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन की है, कि जब भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक जो से सर्किट्स बनाने होंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो से हैं वो सिर्फ एक सिंगल कंडक्टर की वजह से नहीं बनेंगे। उनको बनने के लिए और उनमें से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनमें से वोल्टेज उनकी मालूम करने के लिए, उनका रेट मालूम करने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है वी वांट सम आउटपुट ना, तो हम उसके लिए हम सिंगल कंडक्टर नहीं यूज करेंगे बट वी कैन यूज सेवरल कंडक्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड टुगेदर और सीक्वेंस ऑफ कंडक्टर्स होंगे। देखें इसके अंदर अब आपको आयनिक भी नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक भी नजर आ रहा है, फिर एक भी नहीं दो नजर आ रहे हैं आपको, इसके अंदर दो तरह के आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर आपको जो से हैं आयनिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर दोनों नजर आ रहे हैं। आपके खाली जो से हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी होते हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर वो जो वायरिंग को जोड़ते हैं, या इंजीनियरिंग के अंदर, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है उसके अंदर जो सर्किट्स वाला बनते हैं उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आयनिक कंडक्टर्स ही यूज हो, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक यानी मेटालिक कंडक्टर जो से वो भी एक्सक्लूसिवली यूज होकर उनको भी कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये वाला जो खास किस्म का आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यूज होता है, इसके अंदर दोनों तरह के आपको सर्किट्स मिलते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी मिलता है, इसके अंदर आपको आयनिक कंडक्टर भी मिलता है, और ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका जो नाम दिया गया है इस तरह के सर्किट का, जिसको अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम कहते हैं, इसको हम गैल्वेनिक सर्किट भी कहते हैं। यानी कि इसका नाम आप गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल आप एक नाम देते हैं, उसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है यानी कि आप इसको गैल्वेनिक सर्किट जो है वो भी आप इसको कहते हैं। सो गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनिक कंडक्टर जो है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है या आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, जिसके अंदर आपको सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आयनिक कंडक्टर जो से आपको मिलते हैं, और इनके थ्रू आप जो है अपना पूरा एक रिएक्शन जो है उसको आप कैरी आउट करते हैं। और फिर एक खास नोटेशन होती है जिसके थ्रू उसको लिखा जाता है। ये नोटेशन अगर आप कहते हैं तो मैं भी आपको बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग ब्रेक पे चले जाएंगे। सो व्हाट डू यू राइट इन अ नोटेशन? नोटेशन जो एक सेल जो डायग्राम होती है उसको एक स्पेसिफाइड लिखने का एक तरीका होता है। इसके अंदर अगर आप गौर करें, ये जो आपको नीचे नोटेशन नजर आ रही है दिस थिंग, जिसके ऊपर इस वक्त आपको कर्सर नजर आ रहा है, आप फेमिलियर होंगे इसके साथ। उसमें क्या है कि आपको सिंगल वर्टिकल लाइंस भी नजर आती हैं और उसके अलावा आपको डबल वर्टिकल लाइंस भी नजर आती हैं। सी यू सी डबल वर्टिकल लाइंस इन द मिडिल एंड यू सी दी सिंगल वर्टिकल लाइंस ऑन द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड। ये आपकी सेल डायग्राम जो है या उसको लिखने का या नोटेशन का एक खास तरीका है। ये जो सिंगल वर्टिकल लाइंस होती हैं ये आपकी फेज बाउंड्रीज को बताती हैं। फेज बाउंड्री का क्या मतलब है कि एक फेज आपका मेटल का है, ये देखें जिंक मेटल जो कि जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर है, तो ये दो फेजेस हो गए ना, मेटल का यानी सॉलिड का और लिक्विड का, तो ये उसको बताती हैं। जिस तरह यहाँ पर कॉपर मेटल और कॉपर सोल्यूशन, तो ये जो सिंगल बाउंड्रीज होती हैं, जो सिंगल वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये इन दो फेज बाउंड्रीज को जो कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद है उनको बताती हैं। और जो बीच के अंदर आपको डबल वर्टिकल लाइंस मिलती हैं, कई कई जगह पे ये डबल के बजाय डॉटेड लाइंस के साथ भी आपको शो की हुई होती हैं। ये आपको दो कंपार्टमेंट्स के दरमियान जो आपको फर्क है यानी कि जो सॉल्ट ब्रिज है ये उसके बारे में आपको बताती है। अब ये सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैंने और चीजें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बतानी है जो कि आपके लिक्विड जंक्शन के हवाले से आएंगी। वी विल कवर देम आफ्टर द ब्रेक। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है? सो वी कैन टेक द ब्रेक।